ऊंचे महलों में अक्सर चीखें सुनाई नहीं देती क्योंकि यहाँ दीवारों का रंग सफेद और इंसानों का दिल काला होता है। याददाश्त जा रही है ना आपकी? तो भूल जाइए कि आपका कोई बेटा भी है। अब ये घर मेरा है और आप सिर्फ एक बोझ। मैम, मेरी दादी कहती थी हाथ दूसरों को गिराने के लिए नहीं, थामने के लिए होते हैं, लेकिन जो हाथ इज्जत लूटे उन्हें मरोड़ना भी मुझे आता है। ये हाथ अब दोबारा नहीं उठेगा, न इन पर और न ही इस घर की मर्यादा पर। ये सियोल का महल होगा, पर यहाँ इंसाफ अब नाइजीरिया के अंदाज में होगा। मैंने जिसे अपनी जिंदगी समझा वो मेरी मां की कातिल निकली। रुत, तुमने मेरी आंखें नहीं, मेरी रूह खोल दी। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सच जब बोलता है तो पूरी दुनिया को चुप होना पड़ता है। गंगनम की उस 43वीं मंजिल के पेंटहाउस में सन्नाटा इतना गहरा था कि संगमरमर के फर्श पर गिरती एक सुई की आवाज भी गूंज जाए। पर उस दोपहर वो सन्नाटा नहीं बल्कि एक करारा तमाचा गूंजा था। एक ऐसी गूंज जिसने उस आलीशान घर की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी थीं। रूथ ओकोंक्वो के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें मानो उसके कानों में नगाड़े बजा रही थीं। वो अपनी जगह पर पत्थर की लकीर बनकर खड़ी थी, जैसे किसी पुराने किले की अडिग दीवार हो। उसके ठीक सामने सारा, यानी उस खानदान की होने वाली बहू, फर्श पर गिरी पड़ी थी। सारा, जो दिखने में इतनी हसीन थी कि उसे देखकर लगता था जैसे कुदरत ने उसे बड़ी फुर्सत में तराशा हो और उस तराशने में ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। उसका रेशमी गाउन फर्श पर बिखरा हुआ था और उसका गोरा हाथ अपने लाल पड़ते गाल पर जमा था। उसकी आंखों में दर्द कम पर एक गहरी नफरत और वो घमंडी हैरानी थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्हें लगता है कि दुनिया उनकी जागीर है। उसकी नजरों का मतलब साफ था, एक मामूली नौकरानी, एक परदेसी औरत की इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर हाथ उठाए। रूथ के ठीक पीछे अपनी ऑटोमेटिक व्हीलचेयर पर 71 साल की कांग युंजी बैठी थी। उनका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उनके गोल फ्रेम वाले चश्मे सफेद संगमरमर के फर्श पर टूटे पड़े थे। युंजी के बाएं गाल पर उंगलियों के 5 निशान अभी भी उभर रहे थे, ताजा और जलते हुए। वो सारा का दिया हुआ तोहफा था जिसे रूथ बर्दाश्त नहीं कर सकी। तभी लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजे खुले और जियोन अंदर आया। लंबा कद, 7 फुट का रॉब और दुनिया के सबसे महंगे इतालवी सूट में लिपटा हुआ शहर का बड़ा बिजनेसमैन। उसने एक ही नजर में पूरा मंजर देख लिया। उसकी मंगेतर जमीन पर रो रही है, उसकी नौकरानी एक योद्धा की तरह ऊपर खड़ी है और उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में खौफ और अपमान के आंसू हैं। उस पल में जियून के पास सिर्फ 10 सेकंड थे ये तय करने के लिए कि किसकी कहानी सच है और कौन अपराधी। लेकिन मेरे दोस्त, ये कहानी इस थप्पड़ से शुरू नहीं हुई थी। इस बवंडर की जड़ें तो 4 महीने पहले बोई गई थी, जब रूथ पहली बार इस घर की दहलीज पर आई थी। रूथ जब नाइजीरिया से सियोल पहुंची तो उसके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक पुराना सूटकेस था, कुछ सपने थे और उसकी दादी की आखिरी नसीहत थी। उसकी दादी, जो खुद सालों तक बीमारी से जूझती रहीं, उन्होंने मरते वक्त रूथ का हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर कहा था, बिटिया, तेरे ये हाथ बहुत मजबूत हैं, खुदा ने इन्हें खास बनाया है। याद रखना, इनका इस्तेमाल कभी किसी को गिराने के लिए मत करना, हमेशा लोगों को थामने और उन्हें उठाने के लिए करना। रूथ ने उस बात को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया था। जब वो पहली बार इस पेंटहाउस के सर्विस एंट्रेंस से अंदर घुसी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना संगमरमर कभी नहीं देखा था। फर्श इतना साफ कि आप अपना चेहरा देख लें और दीवारें इतनी ऊंची जैसे बादलों को चूम रही हो। वहां की मुख्य हाउसकीपर मिसेस पार्क, जो अनुशासन की चलती फिरती मिसाल थी, उन्होंने रूथ को देखते ही टोक दिया, यहाँ काम करना है तो भावनाओं को अपनी जेब में रख कर आना। मैडम युंजी एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनका मिजाज सख्त है। वो तुम्हें परखेंगी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी, अगर टिकना है तो पत्थर बन जाना। रूथ ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, जिस औरत ने 22 साल तक अपनी जिद्दी दादी की सेवा की हो, उसे दुनिया का कोई भी अनुशासन डरा नहीं सकता। जब वो युंजी के कमरे में दाखिल हुई तो कमरा दोपहर की धूप से नहाया हुआ था। युंजी अपनी व्हीलचेयर पर खिड़की की तरफ पीठ करके बैठी थी। रूथ ने बड़े धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, नमस्ते मैम, मैं रूथ हूँ। युंजी ने धीरे से अपनी चेयर घुमाई। छोटा सा शरीर, हड्डियों का ढांचा जैसा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उनके सफेद बाल छोटे कटे हुए के और आंखों पर गोल चश्मा थोड़ा टेढ़ा बैठा था। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो इंसान के शब्दों को नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे राज को पढ़ रही हों। नाइजीरिया से हो? युंजी की आवाज में एक पुरानी खनक थी, जैसे कोई पुरानी घंटी बज रही हो।
जी मैम, लागोस से, रूथ ने जवाब दिया। तुमने चिनुआ अचेबे की किताब थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ी है? प्रोफेसर साहिबा ने अचानक पूछा। रूथ के चेहरे पर एक चमक आ गई। जी मैम, कई बार पढ़ी है, पर ईमानदारी से कहूँ मैम तो मुझे उसका हीरो ओकोंकुआ एक नंबर का बुद्धू लगा। बहादुर था, इसमें कोई शक नहीं, पर अपनी जिद और बेवकूफ़ी में उसने सब उजाड़ दिया। यूंजी की एक भौं ऊपर चढ़ गई, चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी। दुनिया उसे महान त्रासदी का नायक मानती है और तुम उसे बुद्धू कह रही हो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? रूथ बिल्कुल नहीं डरी। उसने सीधे प्रोफेसर की आंखों में झांक कर कहा, मैम, मैंने अपने गांव में बहुत से ऐसे बहादुर बुद्धू देखे हैं जो अपनी मर्दानगी के चक्कर में अपने घर जला लेते हैं। बहादुरी वो नहीं जो सिर्फ लड़ना जानती हो, बहादुरी वो है जो अपनों को संभालना जानती हो। उस पल यूंजी के कठोर चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं आई, लेकिन उनके होठों के कोनों में एक नरमी दिखी। उन्होंने रूथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी बातें पसंद आईं, आज से तुम ही मेरी देखभाल करोगी। देखते हैं तुम्हारी बहादुरी कितने दिन टिकती है। रूथ के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। उसने अपनी दादी को 6 साल की उम्र से गोद में उठाया था, उन्हें नहलाया था, उनके सफेद बालों में तेल लगाया था। वो जानती थी कि जब एक चलते फिरते इंसान के पैर जवाब दे जाते हैं तो दुनिया उसे एक बोझ की तरह देखने लगती है। रूथ ने तय कर लिया था कि वो इस घर में यूंजी को बोझ नहीं बल्कि एक इंसान महसूस कराएगी। शुरुआती 2 हफ्तों में ही दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। सुबह के वक्त यूंजी जब अपनी पुरानी कोरियन कविताएं पढ़ती थी तो रूथ चुपचाप सुनती। हालांकि उसे भाषा पूरी समझ नहीं आती थी, पर वो सुर और एहसास समझती थी। दोपहर में रूथ उन्हें अंग्रेजी उपन्यास पढ़कर सुनाती। दोनों के बीच तीखी बहसें होती, कभी कभी तो आवाज कमरे के बाहर तक जाती। एक शाम रूथ यूंजी के बाल सुलझा रही थी। बाल बहुत पतले और बेजान हो चुके थे। रूथ ने बड़े लाड से पूछा, मैम, आपकी ये जुल्फें बड़ी परेशान कर रही हैं। क्या मैं इनकी सुंदर बारीक चोटियां गूंथ दूं? मेरी दादी कहती थी कि जब सिर पर चोटियां सजती हैं तो औरत खुद को किसी मुल्क की मलिका समझने लगती है। यूंजी पहले तो झिझकी, फिर धीरे से बोली, 71 साल की उम्र में मलिका बनूंगी। रूथ ने हंसते हुए कहा, उम्र तो बस नंबर है मैम, दिल तो अभी भी वही प्रोफेसर वाला है ना। अगले 1 घंटे तक रूथ ने बड़े सब्र के साथ यूंजी के बालों में वो पारंपरिक नाइजीरियन चोटियां बनाई जिन्हें कॉर्नरोज कहते हैं। जब काम खत्म हुआ और रूथ ने आईना उनके सामने रखा तो यूंजी अपनी उंगलियों से उन चोटियों को ऐसे सहला रही थी जैसे कोई खोई हुई याद मिल गई हो। उनकी आंखों से कतरा आंसू गिरा। मैं सच में रानी लग रही हूँ, यूंजी ने फुसफुसाते हुए कहा। रूथ ने देसी अंदाज में चुटकी ली, अरे मैम, अब नजर मत लगवा लेना खुद को। दोनों की हंसी से वो कमरा जो सालों से एक अस्पताल के वार्ड जैसा ठंडा था अचानक गर्म और जिंदा हो था। लेकिन उसी हंसी के बीच रूथ को दरवाजे के बाहर किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। कोई वहां खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। जब रूथ ने बाहर झांका तो कोई नहीं था, बस एक खाली कॉरिडोर और ठंडी हवा थी। अगले मंगलवार को रूथ ने किचन में अपनी पसंद का जोलोफ राइस बनाया। प्याज, टमाटर, ढेर सारी तीखी मिर्च और मसालों की वो सौंधी खुशबू पूरे पेंट हाउस में फैल गई। जब वो कटोरा लेकर यूंजी के पास पहुंची तो यूंजी ने नाक चढ़ाते हुए पूछा, रूथ, ये क्या बला है? ये इतना संतरी रंग का क्यों है? मैम, इसे कहते हैं जोलोफ राइस। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो खाना प्लेट में शांत बैठा रहे वो क्या खाक मजा देगा। खाना ऐसा होना चाहिए जो जुबान से लड़ाई करे, जो आपसे बातें करे। यूंजी ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें फैल गईं। ये तो बहुत तीखा है। पर अगले ही पल उन्होंने दूसरा निवाला उठाया, फिर तीसरा। महीनों बाद उन्होंने बिना किसी नखरे के पूरा कटोरा साफ कर दिया। उस दिन से मंगलवार का नाम जोलोफ राइस डे पड़ गया। लेकिन इस खुशबूदार माहौल के पीछे एक बदबूदार सच्चाई भी पल रही थी। वो सच्चाई थी सारा। सारा हर रोज सुबह 11:30 बजे एक चमकती हुई कार से उतरती थी। हाथ में महंगे बुके, चेहरे पर बनावटी लाली और होठों पर वो प्लास्टिक वाली मुस्कान। वो कमरे में घुसते ही चहकने लगती, ओह मेरी प्यारी मम्मी जी, आप कैसी हैं? और तुरंत अपने फोन से सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाल देती, मेरी प्रेरणा, मेरी होने वाली सास के साथ बिताए कुछ हसीन पल। रूथ ये सब दूर से देखती और उसे अपनी दादी की बात याद आती। रूथ, जो इंसान अपनी अच्छाई का ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटे, समझ लेना उसके कलेजे में काला दाग है। रूथ ने गौर किया कि जैसे ही जियून कमरे से बाहर जाता, सारा का चेहरा गिरगिट की तरह रंग बदल जाता। एक दिन रूथ चाय की ट्रे लेकर यूंजी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से सारा की फुसफुसाती हुई लेकिन जहरीली आवाज आई,
यूनजी, आप बेकार में हाथ पैर मार रही हैं। जियोन को मैंने मना लिया है। शादी के कुछ ही हफ्तों के बाद आपको शहर के सबसे महंगे नर्सिंग होम में भेज दिया जाएगा। वहाँ आपके पास किताबें तो होंगी, पर ये खिड़की नहीं होगी और ना ही आपका बेटा आपके पास होगा। मैं उसे समझा दूंगी कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो अपनी बीवी पर यकीन करेगा। रूथ बाहर खड़ी थी। उसके हाथ ट्रे के हैंडल पर इतने जोर से भिंच गए कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसे समझ आ गया कि इस महल में कैद ये प्रोफेसर सिर्फ एक बीमार औरत नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का शिकार है। रूथ ने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ देखभाल नहीं करेगी, बल्कि वो इस बूढ़ी शेरनी की ढाल बनेगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन कितने भयानक होने वाले हैं, लेकिन वो अपने मजबूत हाथों के साथ तैयार थी। दिन बीतते गए और उस आलीशान पेंटहाउस की ऊंची दीवारों के भीतर एक अजीब सा कोल्ड वॉर शुरू हो गया। रूथ ने अब अपनी आंखें और कान पहले से कहीं ज्यादा खुले रखे थे। उसे समझ आ गया था कि सारा की वो मखमली आवाज सिर्फ एक मुखौटा है, जिसके पीछे लोहे के जहरीले पंजे छिपे हैं। रूथ के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी जंग बन चुकी थी जहां उसे एक खामोश शिकार को शिकारी से बचाना था। वो हर पल चौकन्नी रहती, क्योंकि उसे पता था कि सारा जैसी औरतें जब वार करती हैं तो निशान शरीर पर नहीं बल्कि रूह पर छोड़ती हैं। नौकरी के 10वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने रूथ के शक को एक खौफनाक यकीन में बदल दिया। दोपहर का वक्त था। सूरज की मध्यम रोशनी संगमरमर के सफेद फर्श पर किसी ठंडे साए की तरह नाच रही थी। रूथ रसोई में युंजी के लिए हर्बल चाय बना रही थी, जिसकी महक पूरे कॉरिडोर में फैली हुई थी। जैसे ही वो चाय की ट्रे लेकर युंजी के कमरे की तरफ मुड़ी, उसने देखा कि सारा कमरे से बाहर निकल रही थी। सारा के चेहरे पर उस वक्त वो दुनिया को दिखाने वाली बनावटी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संतुष्टि थी जो किसी शातिर शिकारी के चेहरे पर शिकार करने के बाद आती है। रूथ ने उसे नजरअंदाज किया और कमरे के भीतर दाखिल हुई। युंजी खिड़की की तरफ देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वो प्रोफेसर वाली चमक पूरी तरह गायब थी। वो एक हारी हुई सिपाही की तरह लग रही थी। जब रूथ ने उन्हें नहलाने और कपड़े बदलने के लिए हाथ लगाया तो युंजी अचानक दर्द से कराह उठी। रूथ का माथा ठनका। उसने बड़ी धीमे से युंजी की रेशमी आस्तीन को ऊपर सरकाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तरह जमीन खिसक गई। युंजी के नाजुक बाजू पर नीले और बैंगनी रंग के गहरे निशान थे, साफ तौर पर 3 उंगलियों के जानबूझकर बनाए गए दबाव के निशान। ये किसी गलती से लगी चोट नहीं थी, ये किसी के नफरत भरे हाथ की पकड़ का नतीजा था। रूथ का खून खौल उठा। उसके अंदर एक आग सी सुलगने लगी। उसने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए पूछा, मैम, ये क्या है? व्हीलचेयर के हैंडल या बिस्तर के कोनों से ऐसे निशान नहीं पड़ते, ये किसी इंसान की उंगलियों के निशान हैं। युंजी ने तुरंत अपना हाथ झटककर पीछे खींच लिया और नजरें चुराते हुए खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, कुछ नहीं रूथ, मैं शायद कल रात सोते समय कहीं टकरा गई होंगी। मेरी खाल अब पुरानी हो गई है, जल्दी नीली पड़ जाती है। तुम बात को बढ़ाओ मत। रूथ ने ट्रे किनारे रखी और युंजी के घुटनों के पास बैठकर उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैम, मैंने अपनी दादी की 16 साल सेवा की है। मैंने बचपन से बीमारों के जिस्म को पढ़ा है। मुझे एक चोट और एक जुल्म के बीच का फर्क कोई नहीं समझा सकता। क्या सारा ने ये किया है? क्या उस औरत ने आप पर हाथ उठाया है? युंजी खामोश रहीं। उनकी वो खामोश चीख उस आलीशान कमरे के सन्नाटे को फाड़ रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, वो बहुत ताकतवर है रूथ, उसके पास पैसा है, रसूख है और सबसे बड़ी बात, जियोन उसकी हर सांस पर यकीन करता है। अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे इस घर से निकालकर किसी गुमनाम नर्सरी में फेंक देगी। मैं मर जाऊंगी रूथ, पर अपने बेटे से दूर नहीं जाना चाहती। उस दिन रूथ को पहली बार एहसास हुआ कि असली गुलामी जंजीरों में नहीं, बल्कि अपनों को खो देने के डर में होती है। 14वें दिन की दोपहर और भी खौफनाक थी। रूथ अपनी लॉन्ड्री की शिफ्ट खत्म करके वापस आई। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। युंजी की व्हीलचेयर का मुंह खिड़की की खूबसूरत वादियों की तरफ नहीं, बल्कि एक कोरी सफेद दीवार की तरफ कर दिया गया था। युंजी बिल्कुल बुत बनी बैठी थी, दीवार के सफेद पेंट को एकटक निहार रही थी। उनकी नाक दीवार से महज 6 इंच दूर थी। वो हिल नहीं पा रही थी, वो देख नहीं पा रही थी। ये किसी इंसान को जिंदा दफन करने जैसा मंजर था। मैम, आप कितनी देर से इस हाल में बैठी हैं? रूथ ने झपट कर व्हीलचेयर को वापस घुमाया। युंजी की आंखें कमरे की रोशनी पाकर ऐसे झपझपाईं जैसे कोई बरसों बाद अंधेरी गुफा से बाहर आया हो। उनका गला सूखा हुआ था। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पता नहीं रूथ, क्या समय हुआ है? मुझे लगा जैसे सदियां बीत गई हैं। शाम के 4 बज चुके हैं मैम। सारा सुबह 11 बजे आई थी। क्या आप 5 घंटे से इसी दीवार को घूर रही हैं? युंजी ने एक लंबी और ठंडी सांस ली।
उसने कहा था कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है और बाहर की सूरज की रोशनी मेरी कमज़ोर आंखों को अंधा कर देगी। उसने कुर्सी घुमा दी और मेरा रिमोट भी ले लिया ताकि मैं हिल ना सकूं। मैं बस वहीं बैठी रही, अपनी ही सांसों की आवाज़ गिनती रही। रूथ की मुट्ठियां इतनी ज़ोर से भिंज गईं कि उसके नाखूनों ने उसकी अपनी ही हथेलियों को चीर दिया। 5 घंटे। एक 71 साल की बुजुर्ग महिला जो कभी यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े हॉल में लेक्चर दिया करती थी, उसे एक छोटी बच्ची की तरह दीवार की तरफ मुंह करके सजा दे दी गई थी। रूथ ने गुस्से में खिड़की के सारे पर्दे खोल दिए। सामने हैन नदी अपनी पूरी रफ्तार से बह रही थी। उसने युंजी के हाथ में उनकी पसंदीदा किताब थमाई और दृढ़ता से कहा, जब तक रूथ इस घर में जिंदा है, कोई आपकी दुनिया की रोशनी नहीं छीन सकता। याद रखिएगा, आप अकेली नहीं हैं। उस रात रूथ अपनी छोटी सी कोठरी में एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। वो छत के पंखे को घूमते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि इंसान का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। क्या खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा होता है? सारा के अंदर की गंदगी अब रूथ को साफ दिखने लगी थी। उसने ठान लिया कि वो जियून से बात करेगी, चाहे उसे अपनी नौकरी से ही हाथ न क्यों न धोना पड़े। 17वें दिन सारा ने एक नई चाल चली। रूथ को काफी देर तक युंजी के कमरे में उनके चश्मे नहीं मिले। युंजी बिना चश्मे के लगभग अंधी थी। वो न पढ़ सकती थी, न चेहरे पहचान सकती थी। वो 2 दिनों से एक धुंधली और डरावनी दुनिया में कैद थी। सारा ने जियून को बताया कि मम्मी जी अब चीजें खोने लगी हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। रूथ ने हार नहीं मानी। उसने पूरा पेंट हाउस छान मारा और आखिरकार उसे वो चश्मे सारा के पुराने ड्रेसिंग टेबल के एक बहुत ही गहरे दराज के पीछे कचरे की तरह दबे हुए मिले। सारा ने उन्हें वहां इसलिए छिपाया था ताकि युंजी खुद को लाचार और पागल महसूस करें, ताकि उनकी बची कुची प्रोफेसर वाली गरिमा भी मिट्टी में मिल जाए। रूथ ने चश्मे निकाले, उन्हें अपने एप्रन से साफ किया और घुटनों के बल बैठकर बड़ी कोमलता से युंजी के चेहरे पर सजाए। जैसे ही चश्मे उनकी नाक पर बैठे, युंजी की आंखों में जो चमक और राहत दिखी वो किसी करोड़ों के हीरे से भी ज्यादा कीमती थी। शुक्रिया रूथ, तुम फरिश्ता हो, युंजी ने सिसकते हुए कहा। 20वें दिन जुल्म की सारी हदें पार हो गईं। शाम का वक्त था। रूथ कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी उसे युंजी के कमरे से एक दबी हुई, तड़पती हुई चीख सुनाई दी। रूथ का दिल धक से रह गया। वो बिना इजाजत, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर भागी। मंजर देखकर उसका खून जम गया। सारा वहां खड़ी थी, चेहरे पर वही शांत भाव, लेकिन उसका पैर युंजी की गोद में रखे उनके हाथ पर था। सारा अपनी नुकीली सैंडल की हील से युंजी की उन बूढ़ी उंगलियों को कुचल रही थी जिनसे उन्होंने कभी महान लेखकों की रचनाएं लिखी थी। ओ रूथ, तुम अचानक कैसे आ गई? मैं तो बस मम्मी जी का कंबल ठीक करने की कोशिश कर रही थी। शायद मेरा पैर फिसल गया, सारा ने बड़ी मासूमियत और बेशर्मी से कहा और अपना पैर पीछे खींच लिया। युंजी की उंगली नीली पड़ चुकी थी और उसमें सूजन आ गई थी। अब रूथ का सब्र जवाब दे गया। उस रात जब बर्फ से युंजी की उंगलियों की सिकाई कर रही थी तो उन्होंने फौलादी आवाज में कहा, मैम, अब बहुत हो गया, ये खामोशी आपको खा जाएगी। आप जियून को क्यों नहीं बताती? वो आपका खून है, वो आपका बेटा है। युंजी की आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। रूथ, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। सारा ने पिछले कई महीनों से उसके दिमाग में जहर घोला है। वो डॉक्टर, वो दवाइयाँ, वो सब एक साजिश है। सारा चाहती है कि मुझे मेंटली अनसाउंड यानी दिमागी रूप से अक्षम घोषित कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो सारा को मेरे खानदानी ट्रस्ट और सारी जायदाद का कानूनी हक मिल जाएगा। वो मेरी मौत नहीं चाहती, वो मेरी हस्ती मिटाना चाहती है ताकि वो इस महल की अकेली मालकिन बन सके। रूथ ने युंजी का सूजा हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, वो समझती है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक नाइजीरियन औरत की ताकत क्या होती है। वो आपसे ज्यादा गिर सकती है, लेकिन वो आपसे ज्यादा ऊंची कभी नहीं हो सकती। मैम, अब आपको डरना छोड़ना होगा, क्योंकि अब लड़ाई रूथ लड़ेगी। अगले दिन रूथ बिना किसी को बताए सीधे जियोन के प्राइवेट ऑफिस में घुस गई। ऑफिस क्या था? कांच और स्टील का एक बेजान ढांचा। जियोन अपनी विशाल मेज के पीछे बैठा कुछ फाइलों में खोया था। रूथ ने बिना भूमिका बांधे उसे सब सच सच बता दिया। वो नीले निशान, वो 5 घंटे दीवार को घूरना, वो छिपाए हुए चश्मे और वो कुचली हुई उंगली। जियोन का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत सारा को फोन किया। सारा 5 मिनट के भीतर वहां पहुंच गई और उसने जो परफॉर्मेंस दी उसे देखकर कोई भी बड़ा कलाकार दंग रह जाता। वो फूट फूट कर रोने लगी। जियोन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी माँ को चोट पहुंचा सकती हूँ? मैं तो हर दिन मंदिर जाती हूँ उनके लिए। ये नौकरानी, ये रूथ, ये शायद हमसे और पैसे ऐंठना चाहती है, या इसे मुझसे जलन है क्योंकि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। जियोन गुस्से में अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ा। पीछे पीछे सारा और रूथ भी थे। जियोन ने अपनी माँ के पास जाकर उनका कंधा पकड़कर पूछा, माँ, सच बताओ, क्या सारा ने तुम्हें कभी हाथ लगाया है? क्या रूथ जो कह रही है वो सच है?
युंजी की नजरें धीरे से सारा की तरफ उठी, जो जीउन के ठीक पीछे खड़ी थी। सारा के चेहरे पर तो फिक्र थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी मौत जैसी धमकी साफ पढ़ी जा सकती थी। अगर एक लफ्ज भी बोला तो कल ही ओल्ड एज होम का गेट तुम्हारे सामने होगा। युंजी ने अपनी नजरें झुका ली और कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, रूथ को शायद कोई गलतफहमी हुई है। सारा तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो तो हीरा है। जीउन का चेहरा नफरत से भर गया। उसने रूथ की तरफ मुड़कर कहा, रूथ, मेरी माँ ने सब साफ कर दिया है। आज के बाद अगर तुमने मेरी मंगेतर पर एक भी झूठा इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगा। अपनी हद में रहना सीखो। जीउन और सारा कमरे से बाहर निकल गए। सारा ने दरवाजे पर रुककर मुड़कर रूथ को एक ऐसी नजर दी जैसे कोई शिकार अपने मरे हुए शिकार को देखता है। रूथ कमरे में अकेली खड़ी थी और उसके कानों में युंजी की दबी हुई सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। आई एम सॉरी रूथ, मैं बहुत कमजोर हूँ, युंजी ने रोते हुए कहा। रूथ उनके पास बैठी, उनकी आंखों के आंसू पोंछे और बड़े शांत लहजे में कहा, सॉरी मत कहिए मैम, आपने जो आज किया वो डर था, लेकिन याद रखिएगा डर की उम्र बहुत छोटी होती है। अब आप गुस्सा करना सीखिए। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकती तो अब रूथ आपके लिए उस हद तक जाएगी जिसकी कल्पना भी इस घर के किसी पत्थर ने नहीं की होगी। अब ये जंग आर पार की होगी। रूथ ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी थी। वो समझ गई थी कि सारा जैसी जहरीली नागिन को हराने के लिए सिर्फ सच काफी नहीं है, बल्कि उसके जहर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। वो जानती थी कि अगला वार और भी घातक होगा, लेकिन वो अपनी दावी के दिए उन मजबूत हाथों को अब फौलाद में बदलने के लिए तैयार थी। उस दिन के अपमान के बाद जब जीउन ने रूथ को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, पेंट हाउस की फिजाओं में एक अजीब सा भारीपन और खौफनाक सन्नाटा छा गया था। जीउन ने रूथ को बाहर तो नहीं निकाला, पर शायद उसकी दिल की किसी गहरे कोने में अब भी अपनी माँ के प्रति वो पुराना सम्मान और ममता का अंश बचा था, जिसने उसे एक झटके में रूथ को बाहर फेंकने से रोक दिया। रूथ भी समझ गई थी कि अब उसे फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। उसने अब सारा के साथ सीधी बहस करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि सारा जैसी जहरीली नागिन को खुली जंग में नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ मात दी जा सकती है। रूथ ने अपना पूरा ध्यान अब युंजी के आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करने पर लगा दिया। रूथ का मानना था कि जब तक कोई इंसान खुद को अंदर से हारा हुआ और लाचार मानता है, तब तक दुनिया उसे सिर्फ एक बोझ ही समझती है। एक शाम जब रूथ युंजी के पैरों की मालिश कर रही थी, उसने बड़े प्यार से लेकिन दृढ़ता से कहा, मैम, वो आपकी उंगलियां कुचल सकती है, आपकी व्हीलचेयर को दीवार की तरफ घुमा सकती है, लेकिन वो आपकी उस प्रोफेसर वाली बुद्धि और आपके गौरव को छू भी नहीं सकती। आपको अपनी खोई हुई आवाज को फिर से ढूंढना होगा, वरना ये दुनिया आपको खामोश ही रखेगी। चौथे महीने की शुरुआत के साथ ही रूथ और युंजी के बीच एक ऐसा खामोश गठबंधन तैयार हुआ जिसके बारे में सारा को कानों कान खबर नहीं थी। सुबह की शुरुआत अब सिर्फ कविताएं पढ़ने से नहीं होती थी, बल्कि अब रूथ युंजी को मानसिक रूप से फौलाद बनाने के लिए उनसे दुनिया के कठिन विषयों पर चर्चा करती। वो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछती जिससे युंजी को अपनी तर्क शक्ति और याददाश्त का भरपूर इस्तेमाल करना पड़े। युंजी, जो पिछले 3 सालों से सिर्फ हाँ और ना में सिमट कर रह गई थी, अब फिर से लंबे और प्रभावशाली वाक्य बोलने लगी थी। उनकी आवाज में वो पुरानी खनक और आदेश देने वाला प्रोफेसर वाला लहजा धीरे धीरे लौट रहा था। रूथ की सेवा का तरीका भी अब किसी डॉक्टर से बढ़कर एक सच्चे दोस्त जैसा हो गया था। वो युंजी के साथ बैठकर नाइजीरिया की राजनीति से लेकर सियोल के कॉरपोरेट ढकोसलों तक पर बात करती। एक दोपहर रूथ ने जोलो फ्राइज खिलाते हुए पूछा, मैम, आप तो यूनिवर्सिटी में हजारों दिमागों को पढ़ा चुकी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जीओन सर अंदर से बुरे नहीं हैं, बस वो सफलता की चकाचौंध में थोड़े अंधे हो गए हैं? युंजी ने एक लंबी सांस छोड़ी और धुंधली आंखों से खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जीओन को लगता है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा और रुतबा है। सारा ने उसके कान इस कदर भरे हैं कि उसे लगता है कि मैं अब उसके रास्ते का पत्थर हूँ। वो उसे सिर्फ मेरी लाचारी दिखाती है, मेरी ताकत नहीं। वो उसे यकीन दिला चुकी है कि मेरी याददाश्त अब साथ नहीं दे रही। उसी हफ्ते की एक शाम जब आसमान में सिंदूरी रंग घुला हुआ था, जीऊन अपने ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। वो जैसे ही अपनी माँ के कमरे के पास से गुजरा, उसके कदम अचानक ठिठक गए। कमरे के भीतर से हंसी की एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसे उसने पिछले 3 सालों में कभी नहीं सुना था। उसने बड़ी जिज्ञासावश दरवाजे की हल्की सी दरार से झांका। रूथ बड़ी तन्मयता से युंजी के सफेद बालों में वो बारीक चोटियां गूंथ रही थी और दोनों के बीच इस बात पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी कि आखिर साहित्य और जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है। युंजी अपने हाथ हिला हिलाकर अपनी दलीलें दे रही थी। उनकी आंखों में वो तेज वापस आ गया था जो कभी यूनिवर्सिटी के हॉल में हुआ करता था।
जियोन वो मंजर देखता रह गया। उसे अपनी माँ पिछले 3 सालों से सिर्फ एक बेजान मूरत जैसी लगती थी, जो सिर्फ व्हीलचेयर पर बैठी रहती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सी विदेशी नौकरानी उसकी माँ के भीतर की मरी हुई प्रोफेसर को फिर से जिंदा कर देगी। वो वहाँ करीब 2 मिनट खड़ा रहा, फिर बिना कोई आहट किए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात वो सो ना पाया और देर तक अपनी माँ के उन पुराने फोटोग्राफ्स को देखता रहा जब वो स्वस्थ थी। उसे महसूस होने लगा कि रूथ की हर बात में कोई न कोई गहरी सच्चाई छिपी है, जिसे वो अनदेखा करता आ रहा था। लेकिन जहाँ एक तरफ माँ बेटे के रिश्ते में उम्मीद की एक किरण जागी थी, वहीं दूसरी तरफ सारा का डर और नफरत अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सारा ने ये गौर करना शुरू कर दिया था कि युंजी अब पहले जैसी डरी सहमी नहीं रहती। अब जब सारा उन्हें अकेले में धमकाने आती तो युंजी अपनी नजरें नहीं चुराती थी, बल्कि सीधा सारा की आंखों में देखती थी। ये सारा के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। उसने तय कर लिया कि अब उसे अपनी चाल और भी खतरनाक और तेज करनी होगी। सारा ने सबसे पहले उस पुराने और दयालु फिजियोथेरेपिस्ट को नौकरी से निकलवा दिया, जो युंजी की हर छोटी बड़ी मदद करता था। उसकी जगह वो एक ऐसा चापलूस लड़का ले आई जो सारा का वफादार था और उसकी हर बात मानता था। उसने रूथ की शिफ्ट में भी कटौती करने की कोशिश की, ताकि रूथ और युंजी को अकेले में बात करने का मौका ही न मिले। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। महीने का चौथा गुरुवार था। दोपहर के ठीक 4:07 हो रहे थे। पेंट हाउस में एक भारी सा सन्नाटा पसरा था, क्योंकि जियोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के लिए बाहर था। सारा चुपके से युंजी के कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक ऐसी वहशत और नफरत थी जो किसी को भी डरा दे। वो युंजी के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हैं। उस काली नौकरानी ने शायद आपको कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है, सारा ने बेहद ठंडी और फुसफुसाती आवाज में कहा। इस बार युंजी ने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और पूरी गरिमा के साथ कहा, सारा, तुम्हारा खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जियोन अब बदल रहा है। पिछले हफ्ते उसने मेरे साथ पूरा 1 घंटा बिताया। उसने मेरी बातें सुनी। उसने मुझे एक प्रोफेसर की तरह सम्मान दिया। वो अब मुझे फिर से एक इंसान की तरह देख रहा है। और जिस दिन उसे तुम्हारी इस गंदी नीयत और काली करतूतों का पता चलेगा, उस दिन इस महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। सारा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे अपनी बरसों की कड़ी मेहनत और उस जायदाद पर कब्जे का सपना मिट्टी में मिलता हुआ दिखा। उसने अपनी आवाज को बर्फ की तरह ठंडा रखा और कहा, नहीं युंजी, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल सुबह तक जियोन के पास एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट होगी जिसमें साफ लिखा होगा कि आपकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं। और उसके बाद आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में होंगी जहां न कोई खिड़की होगी, न कोई रूथ, और न ही आपकी ये किताबें। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी ओछी औरत, युंजी ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कहते हुए सारा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पूरी नफरत और ताकत से 71 साल की उस लाचार बुजुर्ग महिला के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। वो थप्पड़ इतना भीषण था कि युंजी का सिर एक तरफ झटक गया और उनके गोल फ्रेम वाले चश्मे हवा में उछलकर कमरे के दूसरे सुदूर कोने में जा गिरे। उनके बाएं गाल पर मांस फटने जैसा असहनीय दर्द हुआ और वो अपनी व्हीलचेयर में एक तरफ बेजान होकर लुढ़क गईं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कानों में एक अजीब सी साएं साएं की आवाज गूंजने लगी। ठीक उसी पल रूथ ने कमरे का दरवाजा खोला। वो युंजी के लिए गरम गरम जोलो फ्राइज और चाय लेकर आ रही थी, लेकिन जो भयानक मंजर उसने अपनी आंखों के सामने देखा, उसने उसके अंदर के वर्षों से संचित सब्र को राख के ढेर में बदल दिया। सामने सारा खड़ी थी। उसका हाथ अभी भी हवा में वैसे ही उठा हुआ था जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसके चेहरे पर कोई पछतावा या ग्लानि नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रूर शांति थी जिसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। दूसरी तरफ युंजी थी, जिनका चेहरा अपमान और दर्द से लाल पड़ चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कोई याचना नहीं, बल्कि एक अंतिम विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। फर्श पर पड़े वो टूटे हुए चश्मे, वो चश्मे रूथ के लिए सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं थे। वे युंजी की आंखों की रोशनी, उनका ज्ञान और उनकी पूरी शख्सियत का प्रतीक थे। रूथ के कानों में अपनी मरती हुई दादी की वो अंतिम आवाज एक बार फिर से गूंजी, रूथ, तेरे हाथ बहुत मजबूत हैं, याद रखना, इनका इस्तेमाल हमेशा लोगों को थामने के लिए करना। रूथ को उस पल एहसास हुआ कि आज थामने का सबसे बड़ा अर्थ उस हाथ को बीच हवा में ही रोक देना है जो दूसरों की गरिमा को मिट्टी में मिलाने के लिए उठता है। रूथ ने अपनी चाय की ट्रे को बिना कोई आवाज किए किनारे मेज पर रख दिया। उसने 3 लंबे और फौलादी डग भरे
सारा अभी कुछ समझ पाती या अपना बचाव करने के लिए कुछ बोल पाती, उससे पहले ही रूथ ने अपने भीतर की पूरी ताकत और पूर्वजों की दुआओं को अपनी हथेली में समेटा। रूथ ने मुक्का नहीं बनाया, उसने अपनी हथेली को पूरी तरह खुला रखा। ये एक करेक्शन था, एक सुधार, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके गांव एरी के बाजारों में बड़ी उम्र की औरतें तब करती थीं, जब कोई छोटा अपने से बड़े का घोर निरादर करता था। रूथ की वो खुली और मजबूत हथेली सारा के सफेद और पाउडर लगे चेहरे पर बिजली की तेजी से कड़काई। कटाक की एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटी हो। सारा उस थप्पड़ की भयानक ताकत को सहन नहीं कर पाई और सोफे के किनारे से टकराती हुई सीधे संगमरमर के उस बर्फीले ठंडे फर्श पर जा गिरी। उसकी महंगी ड्रेस धूल में मिल गई, उसके रेशमी बाल फर्श पर बिखर गए और वो अपना गाल पकड़कर दर्द से कराहने लगी। रूथ अब युंजी की व्हीलचेयर और फर्श पर गिरी सारा के बीच एक अटूट चट्टान की तरह खड़ी हो गई थी। उसकी अपनी हथेली में आग जैसी जलन हो रही थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस एक कदम ने उसके करियर, उसकी नौकरी और उसके कोरियन वीजा को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया था। उसे पता था कि कुछ ही देर में पुलिस आएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और शायद हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसे उस पल इन सब की कोई परवाह नहीं थी। खबरदार, अगर आपने इन पर दोबारा हाथ उठाने की जुर्रत भी की तो आपका ये पैसा और आपका ये घमंड आपकी अंदरूनी सड़ंद को और ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकता। एक नौकरानी भी इंसान होती है और एक माँ भी माँ होती है। पीछे से युंजी ने रूथ की उस चौड़ी और मजबूत पीठ को देखा। उन्होंने अपनी पूरी 71 साल की जिंदगी में कभी किसी को अपने हक के लिए इस तरह दीवार बनकर लड़ते नहीं देखा था। रूथ का पूरा शरीर उस वक्त कांप रहा था, खौफ से नहीं बल्कि उस पवित्र गुस्से और उस सच्चाई की ऊर्जा से जो अब बाहर आने के लिए बेकरार थी। तभी बाहर कॉरिडोर में भारी और तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और जियून अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त कमरे का नजारा किसी डरावनी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। फर्श पर उसकी खूबसूरत मंगेतर फूट फूट कर रो रही थी। कमरे के बीचों बीच उसकी नौकरानी एक रक्षक योद्धा की तरह खड़ी थी और उसकी बूढ़ी माँ व्हीलचेयर पर थी, जिसके चेहरे पर तमाचे का निशान था और चश्मे फर्श पर चकनाचूर पड़े थे। 3 लोग, 3 सच्चाइयाँ, और जियून के पास सिर्फ 10 सेकंड थे ये तय करने के लिए कि वो अपनी आंखों से देख रहे सच पर यकीन करेगा या दुनिया के बनाए हुए झूठ पर। सारा ने फर्श से ही अपनी एक्टिंग शुरू कर दी और बिलखते हुए बोली, जियून, देखो इस जंगली औरत ने क्या किया। मैं बस तुम्हारी मम्मी जी का हालचाल लेने आई थी और इसने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। ये औरत पागल। कमरे में पसरा सन्नाटा इतना भारी था कि जियून की तेज चलती सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। फर्श पर गिरी सारा सिसकियां ले रही थी, पर उसकी आंखें रुत को भस्म कर देने वाली नफरत से भरी थीं। जियून ने अपनी माँ के सूजे हुए चेहरे और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखा। उसकी बुद्धि और भावनाओं के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसकी मंगेतर थी जिसे वो बरसों से जानता था, और दूसरी तरफ वो नौकरानी जिसने उसकी माँ की बेरंग जिंदगी में फिर से हंसी के रंग भर दिए थे। जियून, तुम खड़े क्या देख रहे हो? पुलिस को फोन करो। देखो इस औरत ने मेरा क्या हाल कर दिया है। सारा की आवाज में अब डर नहीं बल्कि अधिकार था। उसे पूरा यकीन था कि जियून आखिर में उसी का साथ देगा। जियून ने रुत की तरफ देखा। रुत का चेहरा शांत था, जैसे उसे अंजाम की कोई फिक्र न हो। जियून ने धीमी आवाज में पूछा, रुत, क्या तुमने सारा पर हाथ उठाया है? रुत ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने साफ और बुलंद आवाज में कहा, हाँ सर, मैंने इसे थप्पड़ मारा है, और अगर समय पीछे लौट जाए तो मैं फिर से वही करूंगी, क्योंकि जब न्याय सो जाता है तब हाथ उठाना मजबूरी बन जाता है। आप अपनी मंगेतर के गाल का लाल निशान देख रहे हैं, पर क्या आप अपनी माँ के टूटे हुए चश्मे और उनकी आंखों के अपमान को देख पा रहे हैं? चल रही है ये, चश्मे तो इसके धक्के से गिरे थे। तभी व्हीलचेयर पर बैठी युंजी ने अपनी मुट्ठियां कसी। उन्होंने अपना सिर ऊंचा किया और अपनी पूरी ताकत बटोर कर कहा, बस करो सारा, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। जियून अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठ गया। माँ, आप डरो मत, सच बताओ क्या हुआ था। युंजी की आंखों से आंसू बह निकले, पर उनकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। जियून, ये रुत सच कह रही है। सारा पिछले कई महीनों से मुझे तड़पा रही है। इसने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे डराया कि तुम मुझे पागल खाने भेज दोगे। आज इसने मुझ पर हाथ उठाया क्योंकि मैं इसे तुम्हारी असलियत बताने वाली थी। रुत ने सिर्फ मुझे बचाया है बेटा, उसने वही किया जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। जियून के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन तो हो रहा था, पर कानूनी तौर पर रुत अभी भी अपराधी थी। सारा ने झट से अपना फोन निकाला और चिल्लाई,
ठीक है, अगर तुम अपनी माँ की इस पागलपन भरी बातों पर यकीन कर रहे हो तो कानून फैसला करेगा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। रुथ, अब तुम जेल जाओगी और यहाँ से सीधे डिपोर्ट होगी। 15 मिनट के भीतर पुलिस पेंट हाउस में दाखिल हुई। सारा ने अपनी ऊंची पहुंच और रसूख का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंस्पेक्टर, इस विदेशी नौकरानी ने मुझ पर हमला किया है। मेरे पास इसके खिलाफ बयान है। पुलिस रुथ की तरफ बढ़ी। रुथ ने बिना किसी विरोध के अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसे पता था कि कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। तभी जियून ने अपना हाथ उठाया। रुकिए इंस्पेक्टर। जियून अपने कैबिन की तरफ गया और एक छोटी सी हार्ड ड्राइव लेकर वापस आया। सारा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। जियून ने पुलिस के सामने रखे लैपटॉप में ड्राइव लगाई। 3 महीने पहले जब घर का रेनोवेशन हुआ था तो मैंने सुरक्षा के लिए हर कमरे में कुछ ऐसे कैमरे लगवाए थे जिनके बारे में घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं था। सारा, तुम्हें भी नहीं। स्क्रीन पर वीडियो फुटेज चलने लगी। वो मंजर देखकर पुलिस ऑफिसर भी दंग रह गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे सारा ने युंजी के चश्मे छिपाए, कैसे उसने उनकी व्हीलचेयर को दीवार की तरफ घुमाया और कैसे वो अपनी हील से उनकी उंगलियों को कुचल रही थी। सबसे आखिरी फुटेज आज की थी, सारा का वो जोरदार तमाचा और फिर रुथ का वो सुधारने वाला थप्पड़। जियून की आंखों में खून उतर आया था। उसने सारा की तरफ देखा। तुमने सिर्फ मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचाई सारा, तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। तुमने सोचा था कि मैं अंधा था। मैं अंधा था, पर रुथ ने मेरी आंखें खोल दी। सारा ने हकलाते हुए कहा, जियून, ये सिर्फ एक तरफा है। मैं तो बस उनके भले के लिए। चुप रहो जियून, दहाड़ा। इंस्पेक्टर, मैं इस महिला के खिलाफ एल्डर एब्यूज और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाना चाहता हूँ। रुथ ने जो किया वो आत्मरक्षा और मेरी माँ की सुरक्षा के लिए था। पुलिस ने सारा को हिरासत में ले लिया। सारा के जाने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया, पर यह शांति पहले जैसी बोझिल नहीं थी। जियून रुथ के पास गया। वो शर्मिंदा था, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। रुथ, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, बल्कि तुम्हें निकालने की धमकी दी। तुमने वो किया जो एक बेटा नहीं कर पाया। रुथ ने बड़ी सादगी से कहा, सर, माफी मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगिए। उन्हें आपके समय की जरूरत थी, आपके पैसों की नहीं। अगले 2 दिनों तक जियून ने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली। वो अपनी माँ के पास बैठा रहा। उसने वो सारे वीडियो देखे, 4 महीने की पूरी फुटेज। उसने देखा कि कैसे रुथ ने उसकी माँ को फिर से जीना सिखाया, कैसे उसने उनके बाल गूंथे, कैसे उन्हें जोलो राइस खिलाया और कैसे वो रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती रही। जियून को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आया कि उसने अपनी माँ को एक केस समझा था, जबकि वो एक इंसान थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जियून के वकील ने एक और बड़ा खुलासा किया। सारा सिर्फ युंजी को प्रताड़ित नहीं कर रही थी, बल्कि वो जियून के परिवार के फैमिली ट्रस्ट के कागजों में हेरफेर कर रही थी। उसने युंजी को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने के लिए जो डॉक्टर बुलाया था, वो सारा के परिवार का पुराना वफादार था। अगर रुथ उस दिन बीच में न आती तो अगले 1 हफ्ते के भीतर सारा कानूनी तौर पर पूरी जायदाद की मालिकिन बन जाती और युंजी को किसी गुमनाम आश्रम में छोड़ दिया जाता। जियून ने रुथ को अपने कैबिन में बुलाया। रुथ, तुम्हारी बहादुरी ने न सिर्फ मेरी माँ की जान बचाई, बल्कि हमारे परिवार को तबाह होने से भी बचा लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस घर में नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि मेरी माँ की पर्सनल कंपेनियन यानी साथी और इस घर की मैनेजर बनकर रहो। तुम्हारी सैलरी 5 गुना बढ़ा दी जाएगी और तुम्हारी वीजा स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी मेरी कंपनी उठाएगी। रुथ मुस्कुराई। सर, पैसे और रुतबा अपनी जगह हैं, पर मेरी शर्त एक ही है, मैं सिर्फ आपकी माँ को जवाबदेह रहूंगी, आपको नहीं। जियून पहली बार दिल से मुस्कुराया। मंजूर है। उस शाम पेंट हाउस की रसोई से फिर से जोलो राइस की खुशबू आ रही थी। युंजी अपनी व्हीलचेयर पर खिड़की के पास बैठी थी, हैन नदी का नजारा देख रही थी। रुथ उनके पास बैठी उन्हें एक नई किताब पढ़कर सुना रही थी। तभी जियून वहां आया और चुपचाप अपनी माँ के पास जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख दिया। युंजी ने अपने कांपते हुए लेकिन ममता भरे हाथों से जियून के बाल सहलाए। उन्होंने रुथ की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में शुक्रिया कहा। रुथ ने अपनी दादी की बात याद की, मजबूत हाथ लोगों को थामने के लिए होते हैं। आज उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ युंजी को नहीं थामा था, बल्कि एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। लेकिन सारा अभी भी चुप नहीं बैठने वाली थी। जेल की सलाखों के पीछे से वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही थी। उसे पता था कि रुथ एक विदेशी है और उसे फंसाना आसान है। एक नया तूफान आने वाला था, पर इस बार रुथ अकेली नहीं थी। उसके पास एक माँ का आशीर्वाद और एक बेटे का संकल्प था।
सारा के जेल जाने के बाद पेंट हाउस में कुछ दिनों के लिए तो शांति रही, पर ये शांति उस तूफान के आने की आहट थी जिसे सारा सलाखों के पीछे से रच रही थी। सारा का परिवार शहर के रसूखदार परिवारों में से एक था। उसके वकील ने अदालत में ये दलील पेश कर दी कि रूथ ने जो वीडियो साक्ष्य यानी फुटेज पेश किए हैं उनमें छेड़छाड़ की गई है। सारा ने खुद को विक्टिम यानी पीड़ित घोषित कर दिया और रूथ पर ब्लैकमेलिंग और नस्लीय हमला करने का झूठा आरोप मर दिया। पूरा मामला अब सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं बल्कि दो देशों के बीच का कानूनी पचड़ा बनने वाला था। एक सुबह रूथ और युंजी चाय पी रहे थे कि तभी जियोन परेशान हाल में कमरे में आया। रूथ, सारा के वकीलों ने इमिग्रेशन विभाग में तुम्हारी शिकायत कर दी है। वे कह रहे हैं कि तुमने अपने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और तुम्हारा यहाँ रहना अब अवैध है। पुलिस आज दोपहर तक तुम्हें पूछताछ के लिए ले जा सकती है। रूथ के चेहरे पर एक पल के लिए शिकन आई, पर उसने अपनी दादी का वो ताबीज कसकर पकड़ लिया जो उसके गले में लटका था। उसने युंजी की तरफ देखा जिनकी आंखों में फिर से वही डर लौट रहा था। रूथ ने मुस्कुराकर कहा, सर, डर को अपने घर की चौखट के बाहर ही रहने दीजिए। हमने सच का साथ दिया है और सच कभी लावारिस नहीं होता। युंजी ने अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और जियोन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज तक मैं खामोश रही और सारा ने मुझे कुचला, लेकिन अब मैं अपनी आखिरी सांस तक इस लड़की के लिए लड़ूंगी। रूथ ने मुझे सिर्फ जीना नहीं सिखाया, उसने मुझे लड़ना सिखाया है। जियोन, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जियोन हैरान था। उसकी माँ जो पिछले कई सालों से लोगों के सामने आने से कतराती थीं, आज खुद मीडिया का सामना करने की बात कर रही थी। उसी दोपहर पेंट हाउस के उस भव्य हॉल में जहां कभी सारा अपनी दिखावटी पार्टियां करती थी, वहां शहर के बड़े बड़े पत्रकार जमा थे। सारा के वकील बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे रूथ को आज ही डिपोर्ट करवा देंगे। युंजी हॉल में दाखिल हुई। उनके सर पर रूथ की बनाई हुई वही सुंदर कॉर्न रोज चोटियां थीं। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और उनकी रीढ़ एकदम सीधी थी। उन्होंने माइक संभाला और उनकी आवाज वैसी ही गूंजी जैसी कभी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में गूंजती थी। मेरा नाम कांग युंजी है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक माँ हूँ और एक ऐसी औरत हूँ जिसे उसकी अपनी होने वाली बहू ने जीते जी मार डालने की कोशिश की है। युंजी ने बिना डरे सारा के हर जुल्म का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने वो वीडियो फुटेज खुद सबके सामने प्ले करवाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक विदेशी लड़की ने अपनी जान और नौकरी की परवाह किए बिना एक बुजुर्ग की गरिमा बचाई। युंजी ने मीडिया की तरफ देखकर बड़े मार्मिक लहजे में कहा, आज जिसे आप नौकरानी कहकर जेल भेजना चाहते हैं, उसने मुझे वो इंसानियत सिखाई है जो मुझे मेरे अपने समाज में नहीं मिली। अगर रूथ अपराधी है तो इस दुनिया का हर वो इंसान अपराधी है जो किसी मजलूम की चीख सुनकर दौड़ पड़ता है। क्या हम इतने गिर चुके हैं कि एक बहादुर लड़की को सिर्फ इसलिए सजा देंगे क्योंकि उसने एक ताकतवर झूठ का हाथ झटक दिया? हॉल में सन्नाटा छा गया। पत्रकारों के कैमरे रुक गए। वो नजारा इतना भावुक था कि सारा के वकील चुपके से वहां से खिसक गए। सोशल मीडिया पर #justice4Ruth और #प्रोफेसर युंजी ट्रेंड करने लगा। जनता का दबाव इतना बढ़ा कि इमिग्रेशन विभाग को अपनी जांच वापस लेनी पड़ी और पुलिस ने सारा के खिलाफ केस को और मजबूत कर दिया। सारा की जमानत याचिका रद्द कर दी गई और उसे एल्डर अब्यूज के लिए 3 साल की सख्त सजा सुनाई गई। 6 महीने बाद का समय था। सियोल की सर्दी अब कम हो रही थी और बसंत के फूल खिलने लगे थे। पेंट हाउस का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां अब कोई नौकरानी और मालिक का रिश्ता नहीं था। रूथ अब उस घर की आधिकारिक मैनेजर और युंजी की सबसे करीबी साथी थी। जियोन ने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया था। वो अब हर शाम 6 बजे घर आता था और अपनी माँ और रूथ के साथ बैठकर वही जोलो फ्राइज खाता था, जिसकी महक अब उसे दुनिया के सबसे महंगे खाने से भी प्यारी लगती थी। रूथ की दादी की बरसी थी। रूथ ने अपनी दादी की एक फोटो कमरे के कोने में लगाई थी। जियोन और युंजी वहां आए। जियोन ने रूथ को एक लिफाफा थमाया। ये क्या है सर? रूथ ने पूछा। ये एक लेटर है रूथ। सियोल की सबसे बड़ी सोशल वर्क संस्था ने तुम्हें गार्जियन ऑफ डिग्निटी यानी गरिमा का रक्षक अवार्ड के लिए चुना है और साथ ही मेरी कंपनी ने नाइजीरिया में तुम्हारी दादी के गांव में एक अत्याधुनिक एल्डर केयर सेंटर यानी बुजुर्गों के लिए अस्पताल बनाने का फैसला किया है। उसका नाम रूथ युंजी फाउंडेशन होगा। रूथ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लागोस की गलियों से शुरू हुआ उसका सफर एक दिन हजारों बुजुर्गों की जिंदगी बदल देगा। कहानी का आखिरी दृश्य बड़ा ही सुकून देने वाला था। शाम का वक्त था।
युंजी अब अपनी व्हीलचेयर से खुद उठकर चंद कदम चलने की कोशिश कर रही थी। रूथ उनका हाथ थामे उन्हें सहारा दे रही थी। जीउन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। युंजी खिड़की के पास पहुंची और उन्होंने रूथ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। युंजी ने धीमी और उत्तर भारतीय देसी लहजे में, जो उन्होंने रूथ से थोड़ा बहुत सीख लिया था, कहा, रूथ बिटिया, तूने सिर्फ मेरे पैर नहीं ठीक किए, तूने मेरी रूह की चोटें भी भर दी। तू परदेसी नहीं, तू तो इस घर की असली नींव है। रूथ ने झुककर युंजी के कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसने महसूस किया कि उसकी दादी के दिए हुए उन मजबूत हाथों ने आज अपना सबसे बड़ा काम पूरा कर लिया था। घर का वो आलीशान पेंट हाउस अब सिर्फ कंक्रीट और कांच का ढांचा नहीं था, वो प्यार, सम्मान और न्याय का एक अटूट किला बन चुका था। बाहर हैंड नदी शांत बह रही थी और आसमान में उम्मीद का एक नया सूरज अपनी पहली किरण बिखेर रहा था। रूथ ने मन ही मन अपनी दादी से कहा, दादी, मैंने किसी को गिरने नहीं दिया, मैंने एक गिरते हुए घर को थाम लिया। और इसी के साथ रूथ ओकोनकुओ की ये दास्तान ऊंचे महलों में दबी एक बुजुर्ग की चीख से शुरू होकर एक अमर और गौरवशाली जीत पर खत्म हुई।